बिजनेस एनवायरनमेंट, आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, बिजनेस और एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले समझिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच पीपल, एनिमल, प्लांट लिव्स और ऑपरेट। यानी कि आप जहाँ पे भी रह रहे होंगे, हम सभी लोग इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों से क्या है, घिरे हुए हैं, और जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर हमारे ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव वे में पड़ता है। तो वो चीज़ें जो जिनसे हम घिरे हुए हैं और जिनका असर हम पे पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर। आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जो है फ्रेंड्स हो गए, आपके फैकल्टीज हो गई, आपका गवर्नमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो ये सब आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो इसी तरीके से जो बिजनेस होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी इंटरप्राइज हो गया जो कि कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। कंपनीज जो आप कहते हो, बिजनेस को हमने पहले डिटेल में देख लिया। तो बिजनेस क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज है, अकेले काम नहीं करती है ना, वो क्या है, वो भी बहुत सारी चीजों से घिरी हुई है जिसका इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। चाहे वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम ले लीजिए, चाहे उसके कस्टमर्स ले लीजिए, कंपटीटर्स ले लीजिए, शेयर होल्डर्स ले लीजिए, एम्प्लॉयज ले लीजिए। तो बिजनेस जो है वो बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से घिरा हुआ है, और उसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट जिसका असर बिजनेस की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव या पॉजिटिव वे में पड़ता है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्टेड परफॉर्मेंस। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि वो सभी लोग, इंडिविजुअल्स यानी वो सभी लोग, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो सभी फोर्सेस जो कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अचानक से टैक्स को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो बट ऑब्वियस बात है कि जब टैक्स इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, तो आप देखते होंगे आए दिन टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, 2G 3G 4G 5G 6G आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज होता है तो इसका भी इंपैक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या होता है, अब जो ऑब्सलीट हो जाता है। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल देखिए, नोकिया एक बार अपने टाइम पे बहुत ज्यादा मोस्ट सेलिंग जो है कंपनी थी, जो मोबाइल फोन, सेलुलर फोन सेल करती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, और टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो नोकिया जो है मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि वो उस चेंज को कॉप अप नहीं कर पाया। तो टेक्नोलॉजी, बिजनेस क्या है, नोकिया जो परफॉर्म कर रही है, बिजनेस परफॉर्म कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे क्या हो गया, इंपैक्ट पड़ गया। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, और नोकिया जो बिजनेस परफॉर्म कर रही थी, जो 2G फोन्स डेवलप करती थी, उसकी 3G फोन्स डेवलप करती थी, उसकी परफॉर्मेंस पुअर रह गई, और बाकी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे चले आए। तो ये इंपैक्ट है, एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है बिजनेस पे। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। अब जय आप कस्टमर्स के जो फैशन का स्टाइल है, या फिर कस्टमर का जो टेस्ट है, वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट किससे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा। भाई आज के टाइम पे आप जो है, सपोज करिए कि आप जो है 2G फोन्स बनाते थे, लेकिन कस्टमर को अब जो है 5G फोन पसंद आने लगा, तो आपका बिजनेस क्या हो गया, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, आपका सेल डाउन हो जाएगा। तो कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर की प्रेफरेंस को चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से कंपटीटर आपके जो होते हैं, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म्स। यानी कि जो कंपटीटर है, आप अकेले मार्केट में जो है, सपोज करिए कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, और आप अकेले जो है इस मार्केट में रेस्टोरेंट ओपन करके बैठे हैं, तो लोग आपके पास ही आएंगे। लेकिन 2-3 लोगों ने और रेस्टोरेंट ओपन कर लिया उसी एरिया में, तो अब क्या हो गया, आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उन लोगों की वजह से, जो दूसरे रेस्टोरेंट आके ओपन कर लिए, उनकी वजह से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो वो आपका एनवायरनमेंट था, और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा। तो यही चीज बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड लोग, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे बाहर का कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि वहीं से तो रॉ मटेरियल आता है उनके पास, जिसको वो यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसका इंपैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से, चाहे नेगेटिव तरीके से, जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, तो उसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया है, जैसे कि रनेकर एंड स्कोल ने इसको डिफाइन किया। क्या कहा कि द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल
all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। यानी कि जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो सभी एक्सटर्नल थिंग्स को इंक्लूड करता है जिसको वो एक्सपोज होता है, यानी कि जिससे वो डील कर रहा होता है और उसका इन्फ्लुएंस जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बिजनेस के ऊपर पड़ता है। चाहे वो उसके कस्टमर्स ले लीजिए, चाहे सप्लायर्स ले लीजिए, चाहे होलसेलर्स ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, उसके कंपटीटर्स ले लीजिए। इसी तरीके से आर्थर एम वेमर ने इसको डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि इट इनकम्पसेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। यानी कि जहां पे भी वो इकोनॉमिक कंडीशन, वो सोशल कंडीशन, वो पॉलिटिकल कंडीशन, वो इंस्टीट्यूशनल कंडीशन या क्लाइमेट जहां पर बिजनेस ऑपरेट करता है उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि वो सभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस या फोर्सेस जिसका इंपैक्ट बिजनेस के परफॉर्मेंस पे पड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल है, यानी कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म। जो भी चीज़ें बिजनेस फर्म से बाहर की हैं और वो बिजनेस फर्म को अफेक्ट करती हैं उन सभी का टोटल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज यानी कि सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, इन सभी का सम होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें स्पेसिफिक फोर्सेज को भी इंक्लूड किया जाता है और जनरल फोर्सेज को भी इंक्लूड किया जाता है। स्पेसिफिक फोर्सेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर जो किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज को, पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करते हैं और उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और उनके डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेज में होते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तो ये जिस भी बिजनेस से रिलेटेड होंगे उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, उनके डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट करेंगे। अब सप्लायर है, रॉ मटेरियल उसने किसी दिन नहीं भेजा तो जो प्रोडक्शन है उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो उस दिन के लिए रुक सकता है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये फोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है जनरल फोर्सेज। जनरल फोर्सेज यानी कि कॉमन फोर्सेज, यानी कि ये किसी भी टाइप का बिजनेस होगा, किसी भी टाइप का एंटरप्राइज होगा, सबको अफेक्ट करता है और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो जनरल फोर्सेज जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, तो ये जनरल फोर्सेज होते हैं और इनका सभी टाइप के बिजनेस पे, एंटरप्राइज पे इसका अफेक्ट होता है और ये इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, कोई टैक्स में चेंजेस ला दिए, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, तो इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सभी टाइप के बिजनेस पे पड़ता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फोर्सेज हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि अगर एक जगह पे कोई चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट किसी दूसरे फोर्स में, किसी दूसरे फैक्टर पे भी पड़ता है। यानी कि अगर इकोनॉमिकल चीज़ों में कोई चेंजेस हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो सोशल फैक्टर पे भी पड़ता है। सोशल फैक्टर में कोई चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमिकल फैक्टर पे भी पड़ता है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पीपल की, या फिर हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो पीपल की जब बढ़ जाती है तो उस केस में उनकी डिमांड क्या होती है, जो हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं, हेल्दी सर्विसेज होती हैं, उनके लिए जो है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पे इसका असर पड़ता है। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही आप चूज कर लीजिए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, अब कलर टीवी आ गई, कलर के साथ एलईडी में आ रही है। इसी तरीके से अगर आप ऐप को देखें, एप्लीकेशन, तो ट्विटर को आप चेंज करके एक्स कर दिया गया है। इसी तरीके से लॉज में देखिए तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट अमेंडमेंट्स, चेंजेस लाती रहती है। इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि ये डायनेमिक नेचर होता है, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर? अब ये डायनेमिक नेचर है यानी कि चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इनको प्रिडिक्ट करना अनसर्टेन होता है। तो नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, यानी कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते हो कि क्या होने वाला है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। तो फैशन इंडस्ट्री में या फिर टेक्नोलॉजी के केस में
खासकर इन दोनों में जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या चेंजेस हो सकता है। टेक्नोलॉजी में अभी देखिए आईफोन 15 लॉन्च हो गया, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं। नए नए जो है सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, नए नए एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो चेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं और अनसर्टेनिटी रहती है कब कहाँ कौन सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं और एक साथ आप सभी फैक्टर को कॉम्प्रिहेंड समझ नहीं सकते हो कि किसका इंपैक्ट कहां पर किस पे पड़ने वाला है, किस में चेंज होने वाला है, किस में चेंज नहीं होने वाला है, किसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, किसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझ में नहीं आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है उनका जो इंपैक्ट है बिजनेस में। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट एज इट इज डायनेमिक एंड इंटररिलेटेड। क्योंकि डायनेमिक होता है, चेंज होता है, अनसर्टेन होता है, इंटर रिलेटेड होता है और बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको आसानी से समझना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर है दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा। जो इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट है जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी वैसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रिलेटिविटी होती है यहाँ पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। एज इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन। पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फॉर इंस्टेंट डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान और इन इंडिया। तो जो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए में हो सकती है जरूरी नहीं कि वो इंडिया में हो या फिर चाइना में हो या फिर पाकिस्तान में हो, सेम ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये चेंज होते हैं। टेक्नोलॉजी आप देखिए जापान में, यूएसए में पहले वहाँ पर डेवलप हो जाती है, बाद में फिर बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे वो स्प्रेड होती है। तो रिलेटिविटी यहाँ पर होती है बिजनेस इन्वायरमेंट में, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है कि एक ही साथ सभी कंट्रीज में एप्लीकेबल हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। जैसे कि आप साड़ी की डिमांड को देख सकते हैं, तो साड़ी की डिमांड इंडिया में ज़्यादा होती है एज पर कंपेयर टू अदर कंट्री, या फिर आप फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि डिफरेंट है अलग अलग कंट्री में। तो यानी कि रिलेटिविटी होती है, सिमिलर नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक इन नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। क्लियर। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना जरूरी है? तो देखिए पहली चीज, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि मारुति ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि जो मिडिल क्लास इनकम लोग हैं उनको जो है कार जो है स्मॉल साइज में कार में चाहिए, तो उसने उसको जो है अपॉर्चुनिटी को देखा और उसने ग्रैब कर लिया और आज मारुति जो है वो टॉप सेलिंग कंपनीज में से है। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है। जब आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, अपने इन्वायरमेंट में देखोगे कि कस्टमर की क्या नीड है, किस चीज़ के जो है कौन सी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो जब आप इस चीज़ को जानोगे तभी तो आप जो इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी देती है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों से खतरा है, किन चीज़ों से खतरा है, और आपको एक सिग्नल मिल जाएगा वार्निंग का, और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि उससे कैसे डील करना है। जैसे कि 2G टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे थे तो नोकिया ने उस चीज़ को नहीं समझ पाया और उस कहीं ना कहीं आज नोकिया जो है वो पीछे रह गई है टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के मामले में। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। यानी कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होगे, अपने आसपास के कंपटीटर्स को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, गवर्नमेंट को जो है मॉनिटर कर रहे होगे, उनको स्कैन कर रहे होगे, तो आप जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अच्छे से आसानी से कॉप अप कर पाओगे। जैसे पहले टैक्सेस जो देने होते थे अलग तरीके से पे करने होते थे, अब जो है जीएसटी देना होता है। तो ये चेंजेस हो रहा है और इस चेंज को आप आसानी से कॉप अप कर पाए। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि बट ऑब्वियसली बात है कि जब आप इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे होगे तो जो भी चेंजेस हो रहा है उससे रिलेटेड जो है आप प्लानिंग कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप पॉलिसी को डेवलप कर सकते हो। तो उसमें आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। एंड फाइनली इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना जरूरी है। आपका इन्वायरमेंट कौन सा है, यानी कि अगर कोई बिजनेस आपकी है तो उसका कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन कौन से फैक्टर है जो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, और उसको मॉनिटर करके जो है फिर आप अपनी परफॉर्मेंस पॉलिसी और प्लानिंग करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होप आपको क्लियर होगा।
बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसके बियॉन्ड कंट्रोल जो भी इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन से अदर फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है और ये बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली, उन फैक्टर्स को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन का मतलब होता है पहलू, आयाम। तो कौन कौन से फैक्टर हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसी को हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये अफेक्ट द एंटरप्राइज का मतलब समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इन फैक्टर की वजह से बिजनेस ग्रो कर सकती है, या फिर इन फैक्टर की वजह से बिजनेस जो है वो डिक्लाइन कर सकती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पुअर भी हो सकती है। जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट, राइज इन डिस्पोजल इनकम। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब समझ रहे हैं कि लोग आसानी से कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। डिस्पोजल इनकम यानी कि वो इनकम जो कि खर्च करता है इंसान वो बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में डिमांड बढ़ेगी। भाई इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल लोन, कार लोन ये लेंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट भी वहां पर इंक्रीज होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट, डिफरेंट लॉज जो है, न्यू मशीनरी जो है, नया टेक्नोलॉजी आया वहां पर, या फिर गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं बिजनेस इंटरप्राइज को पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली। क्लियर? तो यहां पर ये जो फैक्टर्स है इन फैक्टर्स को नॉर्मली 5 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है। जितने भी आउटसाइडर फैक्टर्स हैं, जितने भी आउटसाइड फैक्टर हैं बिजनेस के, उन सभी फैक्टर्स को 5 जो है कैटेगरी में ग्रुप कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर? तो इन 5 कैटेगरी में जो है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको इन 5 ग्रुप में रख दिया गया है। इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो, दैट इज पेस्टल, PESTL, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ये तो एनसीईआरटी के बेसिस पे 5 कैटेगरी में जो है सभी फैक्टर को डिवाइड किया गया है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे आपको जो है नेचुरल भी देखने को मिलेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल क्या है, वाटर, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, क्लाइमेट उस टाइप का अवेलेबल है कि नहीं है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी एड ऑन हो जाता है। तो फिलहाल एनसीईआरटी में 5 टाइप के एनवायरनमेंट दिए गए हैं बिजनेस के, जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो कि सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड, इंडस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट यानी कि राइज इन प्राइसेस, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, लोगों की जो डिस्पोजल इनकम है वो बढ़ रही है कि घट रही है। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, वैल्यू ऑफ रुपी, जो अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री की रुपी की वैल्यू है वो घट रही है या फिर बढ़ रही है डॉलर के अकॉर्डिंग या फिर यूरो के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो घटती है या फिर बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो मार्केट में लोन लेंगे, कम लोग लेंगे लोन, तो इससे क्या होगा, डिमांड घटेगी। इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और डिमांड ज़्यादा करेंगे। इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो यानी कि प्राइस ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? चेंज इन डिस्पोजल इनकम, यानी कि लोगों के पास डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है कि घट रही है। अगर घट रही है तो डिमांड कम करेंगे, बढ़ रही है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्लियर? तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस की डिमांड को। जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, भाई आसानी से लोग लोन ले सकेंगे, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कंपनीज को प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पर अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में। तो अगर चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज होगा यानी हाई इन्फ्लेशन रेट होगा, तो ये क्या है, ये बिजनेस के लिए कंस्ट्रेंट है, ये क्या है, बिजनेस के लिए रुकावट है। कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो डिफरेंट रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस बढ़ेंगी, मशीनरी की प्राइसेस बढ़ेंगी, पेमेंट ऑफ वेजेस इंक्रीज हो जाएगा, सैलरी जो एम्प्लॉय को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो है बिजनेस को प्रॉफिट होना कम हो जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक
फैक्टर में डिफरेंट फैक्टर्स है और इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जैसे ही और इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कितना रोल है और क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है या फिर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो यहाँ पर जो है जीएनपी और पर कैपिटा इनकम में क्या ग्रोथ होता है। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किस हिसाब से किस रेट से जो है कस्टमर जो ह्यूमन बींग्स है जो इंडिविजुअल्स है वो सेव कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम क्या है डिफरेंट आइटम का। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या चेंजेस हो रहे हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड क्या है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, क्या इसमें जो है इंक्रीज हो रहा है, क्या इसमें जो है फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। मनी सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में। पब्लिक डेप्ट का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना लोन ले रखा है। प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कितना खर्च करने वाले हैं उसका क्या जो है पूरा प्लानिंग है। तो ये सारे फैक्टर किस पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मनी से रिलेटेड चीज़ें, डिमांड से रिलेटेड चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज होनी चाहिए। वहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट यानी कि ये सोसाइटी और ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है बिजनेस को लेकर, उनसे रिलेटेड ये फैक्टर्स होते हैं। और ये सोसाइटी और ह्यूमन बींग ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इन्हीं को तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब क्या है, ये इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ये इंडियन फेस्टिवल्स हैं और इनको लोग मनाते हैं। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और बहुत लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड का डेवलप करना, स्वीट्स और कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर, इनको जो है डिमांड खूब हो जाती है। टेलरिंग की जो है वहाँ पर डिमांड खूब हो जाती है, दीपावली के टाइम पर नए नए कपड़े सिला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये कहीं कहीं डिमांड को इंक्रीज करते हैं। सोशल ट्रेंड देखेंगे, जैसे आजकल क्या हो गया कि हेल्थ और फिटनेस को लेकर ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी हेल्थ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग ऑर्गेनिक फूड, जिम, मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट, इनकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगर आप जो सोसाइटी में नया चेंजेज हो रहा है, सोसाइटी में जो नया ट्रेंड चल रहा है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है बिजनेस से, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं जान रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा और कॉम्पिटिटर उनका आगे चला जाएगा। तो इसलिए सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी होता है। तो इनके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं, जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है प्रोडक्ट के इनोवेशन को लेकर, यानी नया नया प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है तो क्या सोसाइटी के लोग उसको पसंद कर रहे हैं या फिर डिसलाइक कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को देखना होगा। बहुत बार होता है कि नई टेक्नोलॉजी है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करेगी तो उसको नुकसान होगा। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोसाइटी का क्या मानना है, क्या थॉट है क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितने साल तक जिएंगे, क्योंकि जो जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा वो उस हिसाब से जो उसकी लाइफ स्टाइल होगी उस हिसाब से वो जो है प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी का। शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वुमेन की प्रेजेंस कितनी हो रही है, क्या जो है सिर्फ मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पर वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट है। बर्थ एंड डेथ रेट, किसी भी सोसाइटी में क्या बर्थ रेट चल रहा है, क्या डेथ रेट चल रहा है, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग डेथ हो रहा है, ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, तो इसका क्या रेट है, क्योंकि इसके हिसाब से भी जो है वहाँ पर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती हैं। पॉपुलेशन शिफ्ट, यानी कि जो जेंडर रेशियो है उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, किसी भी सोसाइटी की पॉपुलेशन में क्या चेंजेज हो रहा है। क्लियर कि पहले मेल ज़्यादा थे, अब फीमेल ज़्यादा हो गई हैं या फिर मेल फीमेल का रेशियो इक्वल है, तो ये पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया। एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी रेट कितनी है, 100% लिटरेसी है या फिर जो है वहाँ पर जो है लिटरेसी रेट कम है, तो उस हिसाब से भी वहाँ पर आपको देना होगा। भाई अगर जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होंगे तो वहाँ की उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, वो उनको प्रोडक्ट इनोवेशन से लेकर कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वहाँ पर नॉलेज नहीं होगी और उसको जो है उसका कोई इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है फैक्टर्स होते हैं। कंजम्पशन हैबिट कैसी है, यानी कि वो लोग
कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, किस तरीके का कंजम्पशन कर रहे हैं, घर पे ही खाना बनाते हैं फिर रेस्टोरेंट में भी जाना पसंद करते हैं, तो कंजम्पशन हैबिट कितना है, मंथली या वीकली या फिर मंथ जो है ईयरली जो है शॉपिंग करने जाते हैं, कंपोजिशन ऑफ फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर ज्वाइंट फैमिली है। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि सोशल इन्वायरमेंट में होते हैं और ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखेंगे तो आज के टाइम पे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि लोगों की रिक्वायरमेंट कम है, सारा काम मशीन से हो जाता है। इसी तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करना है तो उसमें बहुत सारे जो है वहां पर आजकल एआई का टूल यूज हो रहा है और भी मल्टीपल जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है जहां पर ऑटोमेटेड हो गया सारा कुछ, यानी कि यहाँ पर कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, वहां पर डिलीवरी तक का काम पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो गया है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। तो मार्केट में, सोसाइटी में या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट में जब टेक्नोलॉजी में कोई नया जो है वहां पर चेंजेस आता है तो उसके बारे में बिजनेस को, एंटरप्राइज को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस या फिर एंटरप्राइज पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा मार्केट में, क्योंकि कॉम्पिटिटर नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और वो आपसे ज्यादा तेज होंगे। तो इसलिए बिजनेस को, एंटरप्राइज को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज वहां पर होनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि लोग इलेक्ट्रॉनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पास जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में लोग पॉल्यूशन को लेकर ज्यादा कंसर्न हो गए हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए लोग जो है ईवी व्हीकल पे जो है ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने पे कोशिश नहीं कर रही है, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं बना रही है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएगी, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजीज गुड्स और सर्विस को बनाने के लिए डेवलप की जा रही है या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, उनको जो है बिजनेस को, एंटरप्राइज को अडॉप्ट करना चाहिए। अब देखेंगे आज के टाइम पे क्या हो गया कि 24/7 आप घर बैठकर किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं और वहां पर डिलीवरी भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, वो भी 10 मिनट डिलीवरी। आप देखेंगे अलग अलग एप्स है, अलग अलग जो है बिजनेस में, ब्लिंकिट हो गया, तो ये आपको जो है 10 मिनट में डिलीवरी करने का प्रॉमिस करते हैं। वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि पहले लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, अब क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो घर बैठकर कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बैठ के जो है अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये चीजें चेंज हुई हैं और इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस पर, इंटरप्राइजेस पर पड़ता है। क्लियर। जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि ये आप जो है एम्प्लॉय को, आपको अपने ऑफिस आने की, बुलाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको बिल्डिंग का स्पेस, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये सारा कहीं ना कहीं बिजनेस का सेव हो जाता है। क्लियर। हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू बिजनेस एज वेल एज इंप्रूविंग द करंट वन। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से नया बिजनेस भी क्रिएट होता है और जो भी पुराना बिजनेस है आपका उसको इंप्रूव भी आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। क्लियर। अब टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हो रहा है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर अप टू डेट नॉलेज है तो आप जो है मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे और सबसे आगे भी रह सकते हैं। क्लियर। अब जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहले लॉन्च करेगी वो मार्केट में ज्यादा नाम कमाएगी और लोग उसको ज्यादा जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उसकी प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं डिमांड भी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको अडॉप्ट करें और उसको लेकर तुरंत एक्शन लें। जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब आया तो इसको जो है कंपनीज ने देखा कि हाँ ऐसे बल्ब डेवलप हो रहे हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट है और लोग इसको परचेज करेंगे, तो फिलिप्स हो गए और भी जो कंपनीज हो गई, इन्होंने जो है इसको देखा और इन्होंने तुरंत प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किया और बल्ब को लॉन्च किया। क्लियर। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करके वहां पर बिजनेस को एक्शंस लेने चाहिए। वहीं पर जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट है दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में। इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशंस जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन दी कंट्री, यानी कि ऐसा तो नहीं कि लोग अलग अलग समुदाय के लोग आपस में लड़े जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पे जो वहाँ पर आए दिन हड़ताल हो जाता है, आए दिन जो है वहाँ पर चक्का जाम हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो फिर वो प्लेस जो है वो बिजनेस करने लायक नहीं होगा, क्योंकि आए दिन वहाँ पर हड़ताल हो रहा है, आए दिन वहाँ पर जो है मारपीट हो रही है, तो ऐसे में बिजनेस कहाँ पे रन कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न करें, तो ऐसे में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करना जरूरी है। अब कोई ऐसा देश जहाँ पर आए दिन जो है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर बिजनेस कोई रन ही नहीं कर पाएगा और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ज़्यादा हमले होते हैं वहाँ पर लोग अपना बिजनेस बंद करके किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, कंट्री में पीस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेस को लेकर जो डिफरेंट गवर्नमेंट है उनका क्या एटीट्यूड है। बहुत सी पार्टी होती हैं जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, बहुत सी ऐसी पार्टी है जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो ऐसे में किसी भी गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वहां पर आप जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से रन कर पाएंगे अपना बिजनेस। वहीं पर अगर निगेटिव एटीट्यूड होगा गवर्नमेंट का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो फिर वहां पर जो है कहीं ना कहीं उनको ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेगी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट लॉज हो गए जैसे कि ट्रेड बैरियर, कस्टम ड्यूटी, फॉरेन पॉलिसी, जीएसटी रेट, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं और ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। भाई जीएसटी रेट बढ़ा दिया, फॉरेन पॉलिसीज में जो है आपने कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दे रहे हैं, ट्रेड बैरियर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इससे में क्या होगा, इससे बिजनेस को जो है कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा खर्चा लगना करना पड़ेगा और लॉस होगा, फायदा उतना हो नहीं पाएगा। तो ये डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। तो क्या किसी कंट्री में इन सबको कम कर रखा जाता है या फिर ज्यादा रखा जाता है, इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर जीएसटी रेट कम होगा, जहां पर कस्टम ड्यूटी कम होगा, जहां पर ज्यादा ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर जाकर अपना बिजनेस रन करना पसंद करती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देखना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप जहां पर भी जा रहे हो, जहां पर बिजनेस रन करने जा रहे हो, वहां पर ज्यादा रूल रेगुलेशन, ज्यादा जो है ड्यूटी, वहां पर ज्यादा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट जो है वो फेवर में नहीं है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये चीज वहां पर स्टडी करनी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देयर में भी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अगर वहां पर जो है जल्दी जल्दी सरकार बदल जा रही है, 5 साल तक गवर्नमेंट चूज की जाती है, 5 साल से पहले ही सरकार गिराकर जो है कोई दूसरा सरकार बना ले रहा है, इस टाइप का जो है वहां पर अगर कंडीशन है, तो यानी कि वहां पर जो है रिस्क की कंडीशन है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस बिल्डअप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर कहीं किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो ऐसे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, पीस है किस कंट्री में, यहाँ पर लंबे समय तक जो है बिजनेस रन किया जा सकता है, लंबे समय तक के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख रही हैं कि नहीं, यहाँ तो आए दिन जो है सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार बन जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, कंट्री में पीस नहीं है, तो ऐसे केस में वहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस परफॉर्म करना पसंद नहीं करती हैं। तो ये फैक्टर हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और ऐसे केस में जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बंद करके दूसरी कंट्री में निकल चली जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। नेक्स्ट जो एनवायरमेंट है दैट इज लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट यानी कि लॉ से रिलेटेड है। अगर किसी कंपनी ने किसी पर्सन को फ्रॉड करके जो है कोई सामान बेच दिया, और तो उस केस में उस पर्सन के पास राइट होता है कि वो जो है उस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सके, कोर्ट में जा सके और उनसे मुआवजा ले सके। तो ऐसे केस में कंपनी का इमेज भी खराब होता है और कंपनी को वहां पर ज़्यादा पैसा भी चुकाना पड़ता है कस्टमर को। तो ये चीज़ ध्यान देना है। कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट में जो कि इंडिया में बैन है, जैसे कि लिक्वर का जो है एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं उनका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे ही कोई कंपनी जिसने इसका एडवर्टीजमेंट कर दिया तो उसके ऊपर केस हो सकता है और उसको जो है उसके ऊपर बैन भी लग सकता है। इसी तरीके से जो भी कंपनीज सिगरेट सेल कर रही हैं, तो उनको ये जो है वहाँ पर रूल है, लॉ है कि सिगरेट की पैकिंग के ऊपर जो वहाँ पर उनको बताना होगा, स्ट्रेचरी वार्निंग देनी होगी कि ये जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये रूल है, अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, उसके ऊपर केस हो जाता है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी कंट्री में बिजनेस रन करने से पहले वहाँ की लीगल एनवायरमेंट यानी कि वहाँ के लॉज, वहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये लॉज, ये रूल जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो, या फिर जो कोर्ट है, या फिर जो डिफरेंट कमीशन और एजेंसीज हैं वो लोग जो पास करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे हो सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रूल बना रखी है, स्टेट जो है गवर्नमेंट ने अलग रूल बना रखा है, लॉज बना रखा है। तो ये जो है उसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम। तो लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट या फिर सेंट्रल के लॉज को फुलफिल नहीं किया। जैसा कि हमने बताया कि एडवर्टीजमेंट का जो रूल है कि अगर वो एडवर्टीजमेंट के लॉज को, रूल्स को नहीं फॉलो करती है तो उनके ऊपर वहाँ पर जो है लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। क्लियर? आपने कई सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो है किसी कस्टमर को गलत प्रोडक्ट दे दिया गया, उसके बाद उस कस्टमर ने केस किया और कंपनी को वहाँ पर ज़्यादा पैसा वहाँ पर कस्टमर को चुकाना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी इमेज भी खराब हो जाती है। तो इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए हैं जो कि बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होगा ही, उसके बाद फिर कंपनीज एक्ट 2013 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ट्रेड यूनियन एक्ट है,
वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 था, अब 2019 आ गया है। तो ये सारे जो है एक्ट्स हैं, ये क्या है, लॉज है, एक्ट्स है, जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी को कैसे जो है इस्टेब्लिश करना है, कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, वो 1951 इंडस्ट्रीज एक्ट बताता है। इसी तरीके से कौन कौन से जो है रूल्स हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर, वो फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट में आ जाता है। वर्कमैन यानी जो एम्प्लॉय है उनको कैसे कंपनसेशन करना है, क्या क्या चीज़ें देनी है, वर्कमैन कंपनसेशन में आ जाता है। क्लियर, कोई डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉय के बीच में या फिर ट्रेड यूनियन के बीच में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है आ जाता है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो है कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट एक्ट है जो कि अलग अलग बिजनेस के पहलू को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि नहीं पता होगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन वहां पर लिया जा सकता है। क्लियर, तो दीज फैक्टर एक्सप्लेन द जनरल एनवायरनमेंट व्हिच मोस्टली इन्फ्लुएंस मेनी एंटरप्राइज एट द सेम टाइम। तो ये जो आपने जनरल फैक्टर्स देखे हैं, ये सब क्या थे, ये जनरल एनवायरनमेंट है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इन फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है। मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज कैन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ दिस डायमेंशन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसइंटरेस्टेड इन देम। तो कोई भी मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का मैनेजमेंट जो है, इस एनवायरनमेंट की अगर अच्छी नॉलेज है तो उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इस एनवायरनमेंट में डिसइंटरेस्टेड है, इसके बारे में उसको पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको जो है नुकसान होगा। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसको जो है कंटिन्यूस बेसिस पे इन एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए, और क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीजें जो है नई चीजें डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्टिविटीज को, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहां पर सेट कर सके। वो सभी फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंडिकेट करते हैं किसी भी कंट्री के। तो जैसे कि कौन से स्टेज पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का, जैसे टेक ऑफ पे है यानी कि शुरुआती लेवल पे है, मैच्योरिटी पे है, या फिर मास कंजम्पशन पे है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी कंट्री का, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं वहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, या फिर सिर्फ सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है, या फिर सारा कंट्रोल जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज कैसी हैं गवर्नमेंट की उस कंट्री में, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है, 5 ईयर प्लान, एनुअल बजट, इकोनॉमिक इंडाइसेस जैसे कि नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, डिस्पोजल पर्सनल इनकम, किस रेट से सेव कर रहे हैं, किस रेट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स जब आप उस कंट्री का स्टडी करते हैं तो आपको उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पता चल सकती है। क्लियर, तो हमारी कंट्री का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या था कि इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन कैरेक्टर। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी इनकम होता था, जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर पे, और रूरल इन कैरेक्टर। रूरल कैरेक्टर का मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी हमारी वो विलेज से थी। अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इंडिया में 70% से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे। एंड 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन दी विलेज। 85% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गांव में ही रहती थी। और उस वक्त जो भी प्रोडक्शन किया जाता था वो इरेशनल था, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती थी, और जो लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, कोई खास नई टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर यूज नहीं हो रही होती है। क्लियर, और कोई बिना प्रॉपर ट्रॉलिंग के ही जो है वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था। कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिजीज थे जो कि कम्युनिकेबल डिजीज थे, एक से दूसरे को फैल रहे थे। ऐसे डिजीज भी जो है वहां पर बहुत सारे पाए जा रहे थे, और मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा था, यानी कि डेथ रेट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा था। देयर वाज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मेडिकल फैसिलिटीज जो है वहां पर अवेलेबल नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने इन सब चीजों पे फोकस किया, और ये सभी चीजों को सॉल्व करने के
के लिए जो सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्टेप्स जो है वो लिए। बहुत से इंडस्ट्रीज को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, वहां पर प्लानिंग जो है, वहां पर 5 ईयर प्लान जो है बनाना स्टार्ट किया। प्राइवेट सेक्टर को जो है उसकी इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश की वहां पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया के डेवलपमेंट प्लान का क्या था कि इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना जो है ये मेन मोटिव था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक या फिर इंडियाज डेवलपमेंट प्लान का। बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेटअप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। उस वक्त ये मेन मोटिव हो रहा था कि वहां पर जो है एक अच्छी खासी इंडस्ट्री जो है वहां पर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जो है वो तैयार की जाए और सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि खुद पे डिपेंडेंट रहें, किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट वहां पर न रहे किसी भी चीज के लिए। रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उस टाइम क्या था कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी, हालांकि आज भी इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी इनकम और वेल्थ में, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, तो उस वक्त भी थी। उस चीज को कम करने का जो है यहाँ पर इंडियाज डेवलपमेंट का जो है ये प्लान था। अडॉप्ट ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न, यानी कि यहाँ पर लोगों द्वारा लोगों के लिए जो है वहां पर काम किया जाए, ना कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो गवर्नमेंट का यहाँ पर अडॉप्ट करने का प्लान था। तो ये जो है कुछ इंडिया के डेवलपमेंट प्लान्स थे जिस पे वो फोकस कर रहे थे कि गरीबी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आना है, जो इनइक्वालिटीज है इनकम और वेल्थ में उसको जो है रिमूव करना है और सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करके रखना है। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है लीड रोल रखा पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज पे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उन सब का कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पे फोकस करे, यानी कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस टाइप के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करे, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को जो है वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल वहां पर रखा। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट imposed several restrictions and regulation and control on the working of private sector enterprise, यानी कि ये नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स के लिए जो है खुला छोड़ दिया गया, नहीं, गवर्नमेंट ने उनको रूल रेगुलेशन के साथ, कंट्रोल के साथ जो है वहां पर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर? लेकिन इन सब प्रैक्टिसेस के बाद भी 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस किया इंडिया ने। इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, यानी कि इंडिया के डिफरेंट डेवलपमेंट प्लान के बावजूद भी जो है वहां पर 1991 में क्राइसिस फेस करने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया इंडिया ने। वहां पर क्या हुआ कि प्राइसेस जो है लगातार बढ़ने शुरू हो गए सभी प्रोडक्ट्स के, और जो है वहां पर गवर्नमेंट डेफिसिट में चली गई, फिस्कल डेफिसिट जो है वहां पर होने लगा। वहां पर जो इंटरनल डेब्ट था गवर्नमेंट का वो जो है 50% से जो है इंक्रीज हो गया, जीडीपी के कंपेरिजन में 50% से जो है इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही जो है 39% जो है अपने टोटल रेवेन्यू का एज ए इंटरेस्ट जो है वो चुका रही थी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो गिर गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो वो जो है नेगेटिव में चला गया था, हो रहा था लेकिन वो नेगेटिव में जा रहा था, उसकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा रही थी। इसी तरीके से डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू जो है वो 26.7 जो है परसेंट से यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिर गई। तो यानी कि बहुत सारी चीजें वहां पर जो है गवर्नमेंट को उस टाइम पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर देखने को मिली। तो इन सब से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस किया 1991 में, जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया, अनाउंस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उनके अंदर जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर वो आए थे। तो इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीन चीजों पे फोकस किया। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो है सारी चीजों को अपने पास रख रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों को अपने पास रख रही थी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को खाली जो है कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड काम दे रही थी। लेकिन अब इन सब चीजों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वहां पर उन्होंने टैरिफ वेरियस लगा रखे थे। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे
उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी को अगर जो है प्रोडक्ट बनाना है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो उस केस में उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वहां पर जो है करनी पड़ती थी, तो जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं लेट हो रहा होता है, कई लोग जो है वहां पर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग थी उसको रिड्यूस किया और खाली 6 सेक्टर्स में जो है 6 इंडस्ट्री में ही जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट रखा, बाकी जगह पे उन्होंने जो है वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का सिस्टम हटा दिया। जैसे टोबैको प्रोडक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, हैजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इन पे जो है वहां पर उन्होंने कंपल्सरी लाइसेंसिंग का रखा, बाकी चीजों पे उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने। तो जब चीजें रिलीफ मिलेंगी तो लोग आएंगे और ज्यादा जो है वहां पर प्रोडक्शन होगा और ज्यादा जो है वहां पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वेयर डी रिजर्व, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा था, यानी कि जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, जहां पर सिर्फ जो है सरकारी काम करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम नहीं कर सकती है। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी में, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने उसको डी रिजर्व किया, यानी कि नहीं, अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सेक्टर भी आकर जो है वहां पर उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो जो रोल था पब्लिक सेक्टर का उसको लिमिटेड कर दिया गया, खाली 4 इंडस्ट्रीज पे जो है फोकस किया गया। दिस इन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर द्वारा। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने जो शेयर्स होते हैं वो सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को, जिससे कि क्या होता है कि जो मालिकाना हक पब्लिक जो गवर्नमेंट के पास होता है वो जो है प्राइवेट हाथों में चला जाता है। तो डिस इन्वेस्टमेंट, अपनी चीजों को वहां पर क्या किया, सेल आउट कर दिया। पॉलिसी टुवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड, यानी कि फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसको लिबरलाइज्ड किया गया, यानी कि उसको आसान बनाया गया, उसमें जो है फ्रीडम दी गई। द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड एंड इन मेनी एक्टिविटीज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड, यानी कि बाहर की कंपनीज अब इंडिया में आके जो है हमारी कंपनीज को परचेज कर सकती थी, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी जो है वो बाहर की कंट्री जो है परचेज कर सकती है, फिर अपने सेटअप यहाँ पर कर सकती थी इंडिया में। जैसे कि इंश्योरेंस में आप देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में बाहर की कंपनी यहाँ पर आकर 100% जो है वहां पर एफडीआई वहां पर अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीजों में जो है यहाँ पर लिबरलाइजेशन दिया गया। क्लियर। इसी तरीके से ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज, यानी कि अगर इंडिया की कोई कंपनी है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना चाहती है फॉरेन कंपनी से, तो ऑटोमेटिकली वो जो है अपना कर सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई भी रूल जो है परमिशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड, यानी कि यहाँ पर एफआईपीबी का सेटअप किया गया, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, उसको प्रमोट करने के लिए एफआईपीबी का जो है गठन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के, यानी कि मेन फोकस क्या था कि यहाँ पर चीजों को आसान बनाना और जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करना और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बाहर के लोग भी हमारी कंट्री में आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा मिले, इस चीज पे फोकस किया गया था, जिससे कि जो इंडिया है वो सभी अदर कंट्री से भी कनेक्टेड रहे और जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो कंट्री की ग्रो करे। तो इस चीज पे फोकस किया गया। तो इन एसेंस दिस पॉलिसी हैज सॉट टू लिबरेट इंडस्ट्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कि लाइसेंसिंग सिस्टम को कम करने की कोशिश की, कि खत्म तो नहीं हुआ, कहीं पर बहुत सारी चीजों में अभी भी लाइसेंसिंग लेने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लिबरलाइज किया गया, कई सारी इंडस्ट्रीज में उसको खत्म किया गया। ड्रास्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, यानी कि प्राइवेट लोगों को वहां पर इन्वॉल्व किया कई सारी इंडस्ट्रीज में। इनकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाहर के लोगों को भी इंडिया में आने का मौका दिया गया, बाहर के जो कंपनीज थी वो इंडिया में आकर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, इस चीज को बढ़ावा दिया गया इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। क्लियर। तो हम अब ये 3 टर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनको समझते हैं। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उदारीकरण, यानी कि यहाँ पर क्या उदारता दिखाई गवर्नमेंट ने, यानी कि यहाँ पर छूट देना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब स्टेट अपना कंट्रोल को कम करती है, हटा लेती है, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पर लाइसेंसिंग जो है कई सारी इंडस्ट्रीज में हटा दिया, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। इससे क्या हुआ कि बिजनेस करना आसान हो गया। लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो है इंडिया ने क्या किया कि बिजनेस और जो इंडस्ट्री थी, इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री को, उनको अननेसेसरी फालतू के जो है
लाइसेंसिंग के फालतू के कंट्रोल से, फालतू के रिस्ट्रिक्शन से जो है उनको आजाद कर दिया। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज, यानी कि इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के तहत जो लाइसेंस का सिस्टम था, परमिट लेना पड़ेगा, कोटा है, रिजर्व्ड कैटेगरी है कि खाली गवर्नमेंट ही काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते, ये सारी चीजों को उन्होंने खत्म किया लिबरलाइजेशन के जरिए। तो इंडियन इंडस्ट्री को कैसे लिबरलाइज किया गया? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि कोई कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था एक्सपेंशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, बिजनेस एक्टिविटीज को, यानी कि किसी को अपनी एक्टिविटीज कम करनी है कम कर सकता है, किसी को अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी है, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है बढ़ा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन वहां पर नहीं होगा। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कोई कहीं पे भी जाके बिजनेस परफॉर्म करता है, अपना गुड्स जो है साउथ में बनाया नॉर्थ में बेच रहे हो, नॉर्थ में बनाया साउथ में बेच रहे हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट द्वारा। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी कि गुड्स की सर्विसेज की प्राइस को फिक्स करने का भी फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट अपने रूल से लॉस के अकॉर्डिंग जो उनको वहां पर कंट्रोल भी करती कि कोई अननेसेसरी जो है चार्ज न करे प्राइस को। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, तो यहां पर क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको रिलैक्स दिया जाता है टैक्स रेट में। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स वसूलती है, क्लियर। तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस को माफ कर दिया गया, बहुत सारे टैक्स को जो है वहां पर रिलीफ दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है वहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो भी उसमें टैरिफ लगते थे, जो भी उसके बैरियर्स थे, उनको जो है गवर्नमेंट ने हटाया, उनको जो है आसान बनाया, जिससे कि लोग आसानी से अपना प्रोडक्ट इंडिया से बाहर कंट्री में भेज सकें और बाहर से कोई भी प्रोडक्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में मंगवा सके। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे जो है इजियर हो गया कि बाहर के लोग भी हमारे इंडिया में आकर बिजनेस कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और टेक्नोलॉजी का जो है आदान प्रदान हो, बाहर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ सके, जिससे कि इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। तो लिबरलाइजेशन। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? निजीकरण, यानी कि यहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में जाने दिया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था कि सारा कुछ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथों में था, हर जगह गवर्नमेंट थी, मालिक पूरी गवर्नमेंट थी हर इंडस्ट्री की। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन को वहां पर बढ़ावा दिया गया। फिर जो है वहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री में जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री जहां पर गवर्नमेंट नहीं है बल्कि प्राइवेट ही है, ठीक है। कुछ लिमिटेड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सब जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वहां पर बिजनेस परफॉर्म कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट अपना हिस्सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देती है तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, क्लियर। गवर्नमेंट मालिक थी, गवर्नमेंट के पास 51% शेयर था, गवर्नमेंट ने अपने शेयर जो है प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, फिर प्राइवेट लोगों को बेच दिया, तो अब जो है कोई और मालिक हो गया, गवर्नमेंट वहां पर जो है उस कंपनी की मालिक नहीं हुई। तो ऐसी कोई भी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट का जो है शेयर 51% है उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, यानी कि वहां पर मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। और ऐसी कोई भी कंपनी जहां पर जो है जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो 51% से कम है तो इस केस में वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, क्लियर। हालांकि मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया गया कि फोकस किया गया कि जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, लोगों को आए, लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी और जो है वेल्थ वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहां पर क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन में कि प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों को जो है वहां पर इंक्रीज किया गया, उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया गया और पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करने की कोशिश वहां पर की गई। एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पर क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किया गया? यहां पर डिस इन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल था, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको डिसइन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा सेल आउट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, क्लियर। तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई। और जो भी कंपनी जो है सिक थी, यानी बीमार थी, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी या फिर प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही थी, लॉस में चल रही थी, उसको जो है उन्होंने उसके लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया, जो कि इस बोर्ड का काम था कि जो भी
जो भी लॉस में चल रही है कंपनीज उनको जो है वो जो है दोबारा से उसको सेटअप करे, दोबारा से उनको प्रॉफिट पे लेके आए। यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का मेन मोटिव था कि जो भी कंपनी लॉस में जा रही है, जो भी कंपनी पुअर परफॉर्म कर रही है, उनको इंप्रूव करे। इफ देयर इज डायल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि हमने बताया, इसको क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट ओनरशिप जो है 51% से कम हो जाती है, तो उस केस में जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी का, किसी भी एंटरप्राइज का, वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, प्राइवेट हाथों में चला जाता है। क्लियर। और वहीं पर नेक्स्ट जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे फोकस किया गया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इसका मतलब हुआ कि फॉरेन से लोग भी इंडिया में आए और इन्वेस्टमेंट करें और जो है वहां पर बिजनेस परफॉर्म करें इंडिया में, इस चीज को बढ़ावा दिया गया। और हमारे इंडिया के लोग अपना प्रोडक्ट जो है बाहर कंट्री में जाके सेल आउट करें, अपनी टेक्नोलॉजी जो है, सर्विसेज, गुड्स को जो है हर कंट्री में जाके सेल करें, उस चीज पे बढ़ावा दिया गया। यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पे जो है ग्लोबलाइजेशन के जरिए बढ़ावा दिया गया। मींस इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है क्यों हुआ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिबरलाइज किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। यानी कि बाहर के लोग भी जो है आके इंडिया में बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ओपन कर सकते हैं। वहीं पर लिबरलाइज यानी कि फालतू के जो लाइसेंसिंग के सिस्टम थे, फालतू के जो कंट्रोल थे, उनको हटाया गया, उनको आसान बनाया गया। तो इससे आसानी से लोग जो है इंडिया में आए, बिजनेस कर सके, इंडिया के लोग जो है अपनी कंट्री में आसानी से बिजनेस कर सके और बाहर की कंट्री में जाके सेल आउट कर सके। इन्वॉल्व एंड इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब अलग अलग कंट्री के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, चीजों को लेके, गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, तो उस चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Physical geographical gap or political boundaries no longer remain barrier for a business enterprise to serve a customer in a distant geographical market। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि भाई बाहर देश का कोई भी बिजनेस है, वो जो है कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट हमारे इंडिया के कस्टमर को बेच सकती है, हम इंडियन कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बाहर किसी भी कंट्री को सेल कर सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी इंडियन ओरिजिन की कंपनीज देखेंगे जो कि बाहर कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल टाटा। तो कई सारे ऐसे इंडियन ओरिजिन कंपनी है जो कि अपना बिजनेस बाहर परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे जो कि बाहर की हैं और इंडिया में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। लाइक जैसे सुजुकी हो गया, तो ये बाहर की कंपनी है, ये इंडिया में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज और प्रोडक्ट आप देखने को पाएंगे। क्लियर। तो टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म। यानी कि 1991 तक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंपोर्ट पे जो है वहां पर रेगुलेट करती थी कि कितना इंपोर्ट किया जा सकता है, कितना इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कितने अमाउंट का इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बाहर से आप कितना सामान मंगवा सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर भेजना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर कंट्री से सामान अपने कंट्री में मंगवाना। तो जो है शुरुआत में 1919 तक जो है जो गवर्नमेंट थी वो इसको रेगुलेट करती थी। वहां पर जो है लिमिटेशन लगाया गया था कि कितने अमाउंट तक का और कितना जो है आप जो है कितने वैल्यू का जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। दीज रेगुलेशन वेयर विथ रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अलग अलग टाइप के जो है वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, चाहे वो क्वांटिटी को लेके हो। क्वांटिटी को लेके मतलब क्या हो गया कि आप 10 यूनिट से ज्यादा नहीं मंगा सकते, तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। टैरिफ रेस्ट्रिक्शन यानी कि वहां पर जो है ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लाइसेंसिंग जो है वहां पर प्रोसीजर जो है टफ था लाइसेंसिंग का इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से सामान मंगवाना है तो पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसीजर थे, इनको क्या किया गया, इनको हटाया गया। इनको हटा के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर ट्रेड में छूट दिया गया। यहाँ पर लाइसेंसिंग को जो है लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिड्यूस किया गया, खत्म किया गया। टैरिफ को कम किया गया। क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्कीम जो है वो लाए गए। टैरिफ स्ट्रक्चर को जो है वहां पर कहीं ना कहीं कम किया गया, रिड्यूस किया गया। रिफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो है रिफॉर्म्स किए गए, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को वहां पर बढ़ावा मिले। क्लियर। तो ये जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत इन पे फोकस किया गया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलपीजी।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी तरीके से एक और आया फैक्टर दैट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आप ध्यान देंगे कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो 500 और 1000 के रुपीस हैं, जो 500 हजार के रुपए थे उस वक्त, उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, यानी कि अब जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनका यूज करके आप कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, यानी कि विमुद्रीकरण। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि कोई ऐसा रुपया, कोई ऐसा नोट जिसको जो है अब वो प्रचलन से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल एज अ लीगल टेंडर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, यानी कि उसका यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं अवेल कर सकते हैं, तो उसको हम डीमोनेटाइज कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण या नोटबंदी, एक तरीके से आप इसको क्या कहेंगे, नोटबंदी। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक व्हिच केम अलोंग विद द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द कैश विड्रॉल। तो उस वक्त क्या था कि जिसके पास भी पुराने नोट थे 500 के, 1000 के, उनको जो है वो रुपए अपने बैंक पे जाकर जमा करने थे और नए नोट वो जो है वो वहां पर कैश विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन कैश विड्रॉल पे भी लिमिटेशन लगाए गए थे कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते थे। तो डीमोनेटाइजेशन का जो मेन एम है दैट इज टू कर्ब करप्शन एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटी। तो बहुत लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं कि वो कैश में जो है ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे कैश को जो है वो गवर्नमेंट को शो नहीं करते हैं, यानी कि वो एज अ इनकम उसको शो नहीं करते हैं और अपने घर में अपनी जगहों पर जो है छुपा कर रखते हैं एज अ कैश। तो इस केस में क्या हो गया कि जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो अब उनको वो कैश जो है निकालना पड़ेगा। जब वो कैश निकालेंगे और जाके बैंक में सबमिट करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ये कैश उनके पास कहाँ आया। आपने गवर्नमेंट को दिखाया था कि इनकम इतनी है, लेकिन आप जमा तो इतना पैसा कर रहे हो, इसका मतलब कि आपने ब्लैक मनी रखी थी, यानी कि उस पर्सन ने ब्लैक मनी रखी है इकट्ठा करके, काला धन रखा है या फिर करप्शन किया था। तो ऐसे केस में वहां पर वो पकड़े जाएंगे, उन पर जो है फाइन लगेगा, उन पर चार्जेस लगेंगे। इससे ब्लैक मनी जो है मार्केट में दोबारा से सर्कुलेट होगी डिमोनेटाइजेशन के जरिए। काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज में बड़े नोटों का इस्तेमाल बंद करना, जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज पे लगाम लगे, इसके लिए भी जो है डिमोनेटाइजेशन पर फोकस किया गया। तो डिमोनेटाइजेशन क्या हो गया? डिमोनेटाइजेशन इज यूज्ड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी कि जिनके पास ब्लैक मनी है अब उनको जो है वो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, और अगर वो अनअकाउंटेड हुआ तो उस पे जो है उनको पेनल्टी भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा टैक्स वहां पर उनको पे करना पड़ेगा। तो डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि 500 1000 रुपए के नोट बंद किए गए और जिनके पास है उनको बैंक में जाके जमा करना होगा, तभी उनको जो है नया नोट मिलेगा। अब वो बैंक, अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो निकाल के लेके जाएंगे बैंक के पास, या तो उसको जला दे नुकसान होगा, या फिर बैंक के पास जाएंगे, जब बैंक के पास जाएंगे तो उनको जो है पकड़े जाएंगे और उनको जो है एक्स्ट्रा वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा और पेनल्टी उनके ऊपर अलग से लगाई जाएगी। तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड as a shift on the part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। यानी कि डिमोनेटाइजेशन एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है कि गवर्नमेंट जो वो टैक्स इवेजन को बर्दाश्त नहीं करेगी। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया कि इलीगल वे टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। लोग गलत तरीकों से जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को वहां पर जो है कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, अंडर स्टेटमेंट शो करते हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकम को कम शो करते हैं जिससे कि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का वहां पर इस्तेमाल होता है। एंड अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। यानी कि डिमोनेटाइजेशन के जरिए क्या हुआ कि बड़े नोटों को जो है वहां पर बंद कर दिया गया, यानी कि अब जो है मार्केट में इकोनॉमी में कैश कम रहेगा और लोग ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब आप देखिए जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से डिजिटल जो पेमेंट है उसको बढ़ावा मिला है, यानी कि डिजिटलाइजेशन को जो है वहां पर बढ़ावा मिला है। लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है अपने पास कैश को जो है कहीं ना कहीं वो कम रख रहे हैं। इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे आर्गुमेंट्स आए थे कि जो है कैसे डिजिटल पेमेंट होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए सभी के पास सेल फोन होना चाहिए, कई सारी चीज़ों, पीओएस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल होना चाहिए, यानी कि आपके पास पेमेंट करने के लिए भी जो है वहाँ पर फ़ोन होना चाहिए और सामने वाले को पेमेंट रिसीव करने के लिए जो है वहाँ पर उसके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होना चाहिए मर्चेंट के पास। तो ये सारी चीज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर जो है सवाल उठे थे, लेकिन इस चीज़ को रिमूव करने के लिए डिजिटलाइजेशन पर बढ़ावा दिया गया, यानी कि एडॉप्टेशन ऑफ अ सिस्टम प्रोसेस टू बी ऑपरेटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस एंड द इंटरनेट। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आपके काम जो है वो आपके इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस का यूज करके हो रहा है तो उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि इस वक्त आप जो है घर बैठकर ये लेक्चर जो है आप देख रहे हैं, तो ये डिजिटलाइजेशन है, यानी कि आपने मोबाइल परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, इंटरनेट कनेक्टिविटी ली और जो है आप आसानी से घर बैठकर लेक्चर ले रहे हैं। इसी तरीके से अब जो है कोई भी पेमेंट करना होता है कहीं से भी कभी भी आप घर बैठकर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर हो गए, तो आप डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ
पर देख सकते हैं। तो डिजिटलाइज़ेशन पर फ़ोकस किया गया। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। डिमोनेटाइज़ेशन, डिजिटलाइज़ेशन, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं और इसका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन पर पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।